अच्छा जी, अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगी है। कई लोग जो हैं मेरी तरह के गरीब लोग नहीं होते, अमीर लोग भी होते हैं। उनका सोचिए वो क्या करते होंगे। वो वापड़ा वालों से लड़ते हैं, हमें सिंगल फेस नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, थ्री फेस। कितना फेस चाहिए? वो वापड़ा से कहते हैं हमको सिंगल फेस नहीं चाहिए, थ्री फेस चाहिए। वापड़ा कहती है अच्छा थ्री फेस चाहिए। तो वो फिर क्या करते हैं, आपको एक कॉमन तो देते ही देते हैं। फेज कितने दे देते हैं? एक फेज यहाँ से दे देते हैं और एक फेज यहाँ से दे देते हैं और एक फेज यहाँ से दे देते हैं। ये कौन इसकी डिमांड करता है? जो रिच पर्सन है। सर जी रिच पर्सन क्यों, गरीब आदमी नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता भाई गरीब आदमी, अमीर बंदा लगाएगा थ्री फेज कनेक्शन। अमीरों के घरों के बाहर देख सकते हैं थ्री फेज कनेक्शन लगे होते हैं आमतौर पे। अमीरों के अलावा भी लगवा सकते हैं, वो भी बताता हूँ वो कौन है। वो भी अमीर ही होते हैं वैसे। थ्री फेज लगाने के लिए अमीर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गरीब भी लगा सकता है। मैं आपको बताऊँ वो कौन सा गरीब है। अगर किसी ने आटे वाली चक्की चलानी है ना, वो भी थ्री फेज लगाता है, क्योंकि आटे वाली चक्की की जो मशीन होती है ना, तो वो मोटर जो होती है वो भी थ्री फेज पे चलती है। तो आटे की चक्की जिसने लगाई है मोस्टली वो गरीब आदमी ही होता है। तो अगर आटे की चक्की नहीं चलानी तो बाकी समझ लो आप जो थ्री फेज लगा रहे हो कोई अमीर ही बंदा है, क्योंकि आटे वाली चक्की चलाने के लिए थ्री फेज चाहिए होते हैं। आटे वाली चक्की चलती थ्री फेज पे। फैक्ट्रियों में भी आपको थ्री फेज चाहिए हो, फैक्ट्री वैसे अमीर होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आपके घर में कितनी चार तारें आ गई? चार तारें आ गई। इनका क्या करेंगे सर? हमारे घर में तो हर चीज़ 220 पे चलती है। तो इसकी स्टोरी बना के देता हूँ आपको। ये देखिए बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये भी। हमारे घर में ना क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो घर है ना, इसके हर कमरे में समझ लो एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, हर चीज़ की सहूलत है, हर चीज़ बिजली पर चलती है, दरवाजे बिजली पर चलते हैं कपड़े बिजली से धोते हैं, रोटियां बिजली पे पकती हैं, हर चीज़ बिजली पे लगाई। इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ घर के जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर इसमें आ रहे हैं जी एसी हैं, ये इनके क्या हैं, एयर कंडीशनर्स हैं। कितने एयर कंडीशनर हैं? 3 एयर कंडीशनर हैं घर में लगे हुए। और घर में बल्ब लगे हुए हैं 50 या 100 बल्ब लगा हुआ है, ये लैंप लगे हुए हैं। पंप लगे हुए हैं 3-4, इस्त्रियाँ यानी इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई हैं, ठीक है, ओवन है, बहुत कुछ लगा हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, ये अपने घर का लोड 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये जो बिजली इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको पता है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा बल्ब सारे एक चीज़, और ये इस्त्री ओवन ये सारा कुछ दूसरा, और ये एसी तीसरा। फिर क्या करते हैं, एक फेज को यानी कि न्यूट्रल इसको भेजते हैं, ठीक है, और एक फेज इसको भेज देते हैं। तो यानी आपके घर के सारे एसी समझ लें एक फेज हम उनके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 230 वोल्ट। फिर जो आपकी इस्त्रियाँ हैं, माइक्रो ओवन है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सारी पंप है, फिर इसको भी एक फेज़ हम इसको दे देते हैं। हम कहते हैं यार एक फेज़ तुम्हारे लिए, ये लो फेज़ देंगे, साथ इसको वो भी देना है, तो जो न्यूट्रल वायर है वो भी देनी है। न्यूट्रल वायर तो मिलनी है ना, 220 तभी मिलेंगे। तो बेटा एक न्यूट्रल वायर इसको भी हम दे देते हैं, ठीक है। तो एक फेज़ उसको भेज दिया, तो यहाँ भी इन सब के लिए कितने मिल गए? 230 वोल्ट। तो ये सारा लोड जो होता है समझ ले इस पे आ जाता है। एसी जितने लगे हैं इसका लोड सारा इस पे आ जाता है, बाकी कुछ चीज़ों का लोड इस पे डाल दिया जाता है, और बाकी जो बल्ब शलब या छोटी मोटी मोबाइल चार्जर, ये सारा जो लोड होता है ना बेटा, ये फिर इस फेज़ पे डाल देते हैं। तो समझ लो ये फेज़ से हम एनर्जी इसको सप्लाई कर देते हैं कि यार तुम ले लो। और उसी तरह बेटा इसको भी यहाँ से कॉमन टर्मिनल को देना ही है सबको, यहाँ से इसको हम कॉमन टर्मिनल भी ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिल गया? 2। तो हमने अपने घर का लोड 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। स्टोरी समझ आई? सर जी एक फेज़ लगवा लें, सिंगल फेज़ वाला मीटर लगवा लें। बेटा सिंगल फेज़ पे हर वायर की एक कैपेसिटी है करंट डिलीवर करने की। अगर उसे की कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर आप लोड डालते हैं, ज़्यादा करंट लेते हैं उस वायर से, तो वायर जल जाती है। हमें हमारे घर में लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत एयर कंडीशनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चलाना है। तो इतनी चीज़ों को चलाने के लिए फिर हम 3 फेज़ मंगवा लेते हैं। कुछ काम इसको कह दिया, कुछ काम इसको, कुछ काम इसको। ऐसे समझ लें जैसे आपने अपने घर में कोई सर्वेंट रखा हुआ है, तो थोड़ा सा काम है एक सर्वेंट रख लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में काम है, काम करवाना है, तो फिर एक सर्वेंट पे 3 लोगों का 4 लोगों का काम डालेंगे तो उस बंदे की मौत ही वाक़या होनी है बेटा, वहाँ मर गई होगी।
तो इसलिए हम 3 नौकर रख लेते हैं, 3 सर्वेंट रख लेते हैं, क्योंकि हमारे घर का काम ज़्यादा है। तो बिल्कुल उसकी तरह हम 3 फेज़ मंगवा लेते हैं, फिर लोड जो होता है तकसीम हो जाता है। फिर अगर आप एक ही ले लेते, यहाँ से एक ही लाइन ले लेते, ठीक है, एक ही फेज़ लेते, तो इतना लोड एक फेज़ पे डालते तो ये लाइन तो वैसे जल जानी थी, इसको तो आग लग जानी थी। स्टोरी समझ आई? तो इस तरह बेटा ये काम होता है। फिर दूसरा बंदा कौन सा होता है जो लगवाता है? तो बेटा फिर कुछ मोटरें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आटे वाली चक्की की मशीन जो होती है, लकड़ियाँ काटने वाला आरा होता है, खराद की बड़ी मशीनरी होती है, मिलों में कपड़े वाली मशीन होती है, और भी बहुत सारी मोटर्स ऐसी होती हैं जो 3 फेज़ पर चलती हैं। सिंगल फेज़ पे चलने वाली मोटर हमारे घर में जो होती हैं वैसे सिंगल फेज़ वाली होती हैं, लेकिन जो बड़ी मोटरें होती हैं, हैवी मोटर्स, वो 3 फेज़ पे चलती हैं। उनको चलाने के लिए 3 फेज़ मस्ट है, और वो मोटरें 400 वोल्ट पे चलती हैं। तो यहाँ तो अगर ये और ये इस यहाँ तो 200, सिंगल फेज़ मंगवाते हैं तो 230 वोल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जो 400 वोल्ट पे चलते हैं, तो उसके लिए हमें फिर 2 फेज़ कम से कम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो कि हमें फिर जो है 400 वोल्ट के लिए अगर हम सिंगल फेज़ लेते हैं तो इससे तो 400 वोल्ट मिल ही नहीं सकता। तो अगर हम 3 फेज़ लेते हैं तो इससे आपको इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान 230 तो मिलेंगे। अगर आप फेज़ और फेज़ के दरमियान लेते हैं तो फिर आपको 400 वोल्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन घरों में इसको हम 220 के लिए, 230 के लिए ही यूज़ करते हैं, 400 वोल्ट का पर्पज़ नहीं होता। ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है 400 वोल्ट, और 3 फेज़ मोटर्स जो होती है वहाँ पे। तो ये बेटा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अगला सवाल है कि हमें करंट कब पड़ता है, किस तार को हाथ लगाएं तो करंट पड़ता है, किसको हाथ लगाएं कि करंट नहीं पड़ता। तो ये भी चीज़ बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर किसको हाथ लगाने से करंट पड़ता है, किसको नहीं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ बेटा, सुन लो गौर से, पूरी ज़िंदगी के लिए याद रख लो इसको। आपको करंट तब लगना है, आपकी बॉडी से करंट तब फ्लो करना है जब आपकी बॉडी पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई होगा। समझ गए कि नहीं? जब आपकी बॉडी पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो बेटा करंट पड़ेगा आपको। सर जी कैसे? देखो, आपके घर में ऐसे एक सॉकेट लगी होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सॉकेट आपके घर में लगी है कि नहीं? इसमें 2 छेद होते हैं, सुराख होते हैं कि नहीं? ठीक है। अब अगर आपके घर में ऐसे 2 सुराख होते हैं तो अगर हम इसमें हाथ लगा दें, अब मैं आपको और बात बताता हूँ। एक सुराख का कनेक्शन इसके साथ होता है, और ये जो सॉकेट होती है इसके एक पॉइंट का कनेक्शन जो है वो न्यूट्रल वायर के साथ होता है। सर जी हमको फीलिंग आएगी हाथ लगाने से? तो बेटा फीलिंग आएगी। आप एक काम करो, एक हाथ इसमें डालो, बोलो एक हाथ, या इस एक इधर फिंगर लगा दो, दूसरे इधर लगा दो, तो फीलिंग आएगी बच्चे, फीलिंग आएगी। क्यों फीलिंग आएगी? इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 230। तो ये आपने हाथ लगाया तो आपने यहाँ पे 230 का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो बेटा यहाँ से क्या फ्लो करेगा? करंट। तो जब करंट फ्लो होगा तो बेटा फीलिंग तो आएगी ना आपको। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। तो याद रख लो, कभी भी हमें ऐसे दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। एक पॉइंट बता दिया। और कब लगेगा? पहले मैं बताता हूँ कब लगेगा, फिर कब नहीं लगेगा वो बताता हूँ। चलो मैं एक और बात बताता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, ये लो जी, मैंने रशीद बना दिया, रशीद हमीद। रशीद क्या करता है? रशीद इस तार को हाथ लगाता है। क्या रशीद को इस तार को हाथ लगाने से करंट पड़ेगा? सोचो, सॉकेट में ऐसे हाथ उंगली डाल दी उसने मजा लेने के लिए, करंट पड़ेगा इसको? सोचो। सर जी करंट पड़ने के लिए एक ही कंडीशन बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तार को और इसको हाथ लगाएगा तो फिर ही पोटेंशियल डिफरेंस आना है। तो इस तार का इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस 230 है, इसको अकेली को हाथ लगाने से कुछ नहीं होना। तो बेटा हम लोग जब इसको हाथ लगाएंगे तो हमें ऐसे लगता है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो मिले नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको हाथ लगाना जरूरी है, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप एक चीज़ भूल गए कि ये बंदा कहाँ पे खड़ा है। तो आपको पता है ये बंदा धरती माँ पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ज़मीन पर खड़ा है। इसके जो पाँव हैं वो किसके साथ टच कर रहे हैं? बोलो। आंसर है सर जी इसके पाँव जो है वो ज़मीन के साथ कनेक्शन में है। किसके साथ कनेक्शन में है? ज़मीन के साथ। तो बेटा ये जो कॉमन टर्मिनल है, मुझे बताइए कॉमन टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हो गया? इसके पाँव के साथ। और लाइव वायर को यहाँ से हाथ लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर एक वायर आपके पास कौन सी हो? न्यूट्रल, दूसरी कौन सी हो? लाइव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 230। तो इसके पाँव और हाथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाता है? 230।
इसकी बॉडी से करंट फ्लो करता है, तो फिर उसके बाद फिर ये जिगजैग डांस करेगा, फिर उसके बाद ये नाचेगा, गाएगा और शॉक फील करेगा, इसको फीलिंग आएगा, मर्ग भी वाकया हो सकती है इससे। अब अगली स्टोरी सुनिए। सर जी इस तरह तो करंट पड़ता है, अब वो सिचुएशन बताइए जिससे करंट ना पड़े। तो बेटा आप इसको हाथ ना लगाओ, आप नीचे वाले को हाथ लगा दो। आपको पता होना चाहिए कौन सी फेज है, कौन सी लाइव है, कौन सी लाइव है और कौन सी न्यूट्रल है। सर जी इसको हाथ लगाने से कुछ नहीं होना, इसको मुंह में आप जुबान पे लगाएं, मुंह में डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लें इस तार को, बेशक खेलें इस तार के साथ, कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है। सर जी इसको लगाने से कुछ क्यों नहीं होता। बेटा आप देखो, आप देखिए ये कौन सी वायर है, ये है सर कॉमन, तो इधर से भी कॉमन, इधर से कॉमन है, तो कॉमन और कॉमन का पोटेंशियल तो जीरो ही होता है। ये कॉमन वायर है, ये कौन सी वायर है, फॉर एग्जांपल कॉमन, तो कॉमन वायर और कॉमन वायर का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होता है। इस वायर का इसके साथ 400 है, इस वायर का इसके साथ 400, इस वायर का इसके साथ 400, इस वायर का इसके साथ 220 है, इसका इसके साथ 230 है, इसका इसके साथ 230 है, 220 बोल दिया, 230 है। इसका इसके साथ तो जीरो का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका इसके साथ जीरो का, इसका इसके साथ जीरो से, इसका इसके साथ, तो कोई वायर का अपने आप के साथ पोटेंशियल डिफरेंस तो यार जीरो ही होता है। खुड़िया वाला से कितना दूर है, जीरो। फैसलाबाद से कितना दूर है, जीरो। लाहौर से कितना दूर है, जीरो। कोई चीज अपने आप से तो जीरो पोटेंशियल पे ही होती है। तो बेटा इसको लगा देंगे, पाँव आपके जीरो पोटेंशियल को लगे, इसको भी जीरो पोटेंशियल है, तो आपको कुछ नहीं होगा। ये मैंने एक और सिचुएशन बता दी जिससे कुछ नहीं होना। अच्छा, अब सर जी कोई ऐसी हालत बताएं कि हम इसको हाथ लगाएं और हमें कुछ ना हो। ऐसा कोई सिचुएशन बनाइए कि इसको हाथ लगाने से हमें फीलिंग ना आए। तो इसका भी हल है। बेटा आप ज़मीन नीचे से निकाल दो, आप हवा में हो जाओ, ज़मीन नीचे से निकाल दो, आप ऐसे हवा में लटक जाओ। वो बोलो जब हवा में लटक जाएंगे तो आपका कनेक्शन नीचे लो पोटेंशियल के साथ मौजूद नहीं है, तो आपने सिर्फ इसको हाथ लगाया तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, आपने सिर्फ एक ही टर्मिनल को हाथ लगाया। तो उस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तभी होना था अगर दूसरा टर्मिनल आता उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बेटा आपको कोई करंट नहीं पड़ेगा, आप हवा में इसको जैसे मर्जी खेल सकते हैं। तो याद रख लो, इस तार के ऊपर आप बैठ जाएं, एंजॉय करें, खेलें, कुछ नहीं होगा। इस तार के ऊपर बैठ जाएं, खेलें, कुछ नहीं होगा। इस वायर के ऊपर बैठ जाएं, एंजॉय करें, ऐसे चलें, भागें, दौड़ लगाएं, यहाँ पे हैं, इस पर गाड़ी चलाएं, आपको कुछ नहीं होना। इस पे लगाएं, कुछ नहीं होना। स्टोरी समझ आ गई। तो अगर आप फेस वायर को हाथ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा आपके साथ टच नहीं आना चाहिए। सर जी एक और तरीका बताएं, हमने हवा में भी नहीं जाना, फिर कैसे बचना है। तो फिर बेटा नीचे लकड़ी का पीस रख लें। यहाँ किसका पीस रख लें सर, लकड़ी का क्यों, लकड़ी क्या होती है, वुड जो होती है बेटा इंसुलेटर होती है। क्या होती है, तो आप ज़मीन पर तो हैं लेकिन आपके पाँव का कनेक्शन ज़मीन से नहीं है, दरमियान में इंसुलेटर चीज़ है। तो आपने सिर्फ इसको टच किया हुआ है, इस टर्मिनल को टच नहीं किया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला तो आपकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे शूज़ मिलते हैं कि आप शूज़ पहन के तारों को हाथ लगा सकते हैं। अच्छा, एक और भी सवाल होता है यहाँ पे कि हम इस पे खड़े होकर लकड़ी पे एक हाथ इसको लगा दें, किसको लगा दें, तो भाई फिर मरोगे। आप लकड़ी पे खड़े होकर ज़मीन से अलग हो गया, आपने हाई पोटेंशियल पे इधर से हाथ लगा दिया, लो से इधर लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर आपको अप्लाई हो गया। तो लकड़ी पे बैठ के इसको हाथ लगा लें, कुछ नहीं होगा, इसको लगा लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। जब आपने इसको लगा दिया, लकड़ी तो इसलिए लगाई थी कि ज़मीन का कनेक्शन ना हो जाए, तो आपने इसको हाथ पहले से लगाया हुआ था, ज़मीन की कमी आपने इधर से पूरी करवा दी। तो याद रख लो, लकड़ी पर आप महफूज रह सकते हैं, लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, फुल ड्राई होनी चाहिए। रबड़ हो सकती है ड्राई फार्म में, लेकिन ये नहीं कि इसको हाथ लगा के फिर इसको भी लगा लेना, आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर मिल गया, फिर मरोगे बेटा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर मिल गया, फिर आप वही सिचुएशन में चले जाओगे फीलिंग वाली। समझ आ गई। अच्छा सर, वायर्स में कभी कभी जो है अगर हम इसको इस वायर के ऊपर चलें तो इस पर भी कुछ नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल वाली वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी अगर चलते चलते यहाँ इसके साथ टच हो जाए, तो बेटा इसके साथ टच हो जाएगा, उधर से आप मच हो जाएंगे, फौतगी हो जाएगी बेटा। सर जी इस तार के ऊपर चलते चलते इसको टच कर दें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 400 वोल्ट। ज़्यादा खतरनाक काम है यहाँ पे, ज़्यादा खतरनाक काम है। इस वायर पे चलेंगे, इसके साथ टच होंगे, 220 मिलेगा। इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इसको अगर हाथ लग गया गलती से तो 400 वोल्ट अप्लाई हो जाना, बचने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। स्टोरी समझ आई। सर जी परिंदों को क्यों नहीं कुछ होता है, तो परिंदे या इस पे बैठे होते हैं, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, या इस पे हैं, या इस पे हैं, या इस पे हैं, तो परिंदों को
जो है इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक ही वायर पे होते हैं, दूसरी वायर के साथ टच होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो एक वायर का अपने आप से पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसलिए परिंदे इसके ऊपर बैठे हैं उनको कुछ नहीं होता। सर जी कभी कभी परिंदे फौत भी हो जाते हैं, कभी कभी परिंदों को फीलिंग आ जाती है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ये परिंदे को लगा लें, वैसे ये असलम बनाया है मैंने, अरशद बनाया हुआ है, लेकिन आप समझ लें ये कौवा है, ठीक है। कौवे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तारों पे, ये भी कौवा बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया, इनका पूरा मेला लग गया, तारों के ऊपर भरे पड़े हैं। समझ ले यहाँ पे एक बकरा किया हुआ है हलाल, तो वो बकरे का गोश्त खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परिंदे इस तार पे बैठ गए आके। होता क्या है, ये तार के ऊपर बहुत ज़्यादा परिंदे, को उठता है को बैठता है, तो तार क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेशन। ऐसे तार वाइब्रेशन करते करते ऐसा भी पॉसिबल है कि वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए कि कौवे का जो चूंच है इसके साथ, या उसका तो दुम है, कोई भी चीज़ दूसरी वायर के पाँव तो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे तार के हिलते हिलते इसके साथ इसका कनेक्ट आ जाता है, कनेक्शन आ जाता है। तो जब बेटा इसका इसके साथ कनेक्शन आ जाता है तो इसको कितना मिल गया, 440 वोल्ट, सॉरी 400 वोल्ट इसको मिल जाएगा। तो बेटा फीलिंग तो आएगा। फिर होता क्या है, ये कौवा अपने खाल के हकीकी से मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी जो है समझ लें टिक्के बन जाते हैं इसके। अब क्या होगा आगे, फिर जब एक कौवा मरता है तो आपको पता है ये आदत से मजबूर है, इनकी पूरी फैमिली जो है इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे। तो फौतगी का अफसोस करने के लिए पूरी फैमिली जब आती है तो आके फिर वायर्स मजीद हिलना शुरू हो जाती है। तो पहले एक आधा टच होता था, फिर तार थोड़ी थोड़ी हिल रही थी तो एक आधा मरता था। तो जब इनकी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, इसके तार के ऊपर आके बैठते हैं, तो फिर वायर के वाइब्रेशन पहले से भी तेज़ होने लगते हैं। जब तेज़ होने लगते हैं तो पहले एक फौतगी होती थी, फिर 10-15 फौत होने लग जाते हैं। तो इस तरह कौवों को चाहिए कि जब एक आधा इस तरह मर जाए उनका जी, तो वहाँ पे इकट्ठे ना हो, वायर्स के ऊपर आके ना बैठें, क्योंकि वायर्स पर बैठने से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इसके साथ टच आएगा तो समझ लो फिर उसका मच हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। खाल के हकीकी से मिलना बेटा उस पर फर्ज हो जाएगा। तो ये था यार आज का 3 फेज AC सप्लाई। इसमें बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इसमें कैसे आपको पता है हाथ लगाना है, किसको हाथ नहीं लगाना, सारी स्टोरी क्या है, ये बेटा जो मुझे आता था मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके साथ डिस्कस करूं। एक लास्ट पॉइंट है, वो बच्चों के लिए नहीं है, अगर कोई टीचर है तो वो सुन सकता है, ठीक है, कि ये 400 वोल्ट कैसे है, 230 230 230 230 460 होना चाहिए था, यहाँ 400 क्यों बन गया। तो ये पॉइंट टीचर्स के लिए, अगर आप टीचर हैं तो सुन सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इतना ही इनफ है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हमें पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, AC करंट या AC वोल्टेज कह लें, इनका बिहेवियर एक वेक्टर की मानिंद होता है, ठीक है, एक वेक्टर की तरह होता है। और आपको पता है इस चैप्टर में हम शुरू से इसको वेक्टर मान के चल रहे हैं, और वेक्टर को हम यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहे हैं इस कॉइल के, वो कितने हैं बेटा, आंसर है 230 है। अब मुझे बताइए ये जो दूसरी कॉइल है इसके भी कितने हैं, आंसर है 230 है। तो इसका वेक्टर जो है, अगर मैंने इधर बनाया है तो ये वाले वोल्टेज का वेक्टर इससे 120 के एंगल में बनेगा, तो ये वाले वोल्टेज भी कितने हैं, 230। तो इस कॉइल के वोल्टेज कितने हैं, 230, इसके भी कितने हैं, 230। अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट को हम एक वेक्टर की मानद कंसीडर करते हैं, इसका सारा बिहेवियर उसकी तरह है। ये चैप्टर के स्टार्ट में सारा डिस्कस हो चुका था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी थी कि आखिर इसको क्यों वेक्टर की तरह हम मानते हैं, ये उसके तरह का बिहेवियर क्यों दिखाता है। तो ये वाली कॉइल के वोल्टेज इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए, इस कॉइल के वोल्टेज इससे रिप्रेजेंट कर दिए, इसके वोल्टेज भी 230 हैं, VRMS ले लें, इसके भी VRMS कितने हैं, 230 हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बेटा एंगल है वो कितना है, आंसर है मास्टर साहब, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 120। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 120 एंगल हो तो फिर बेटा उन वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो 260 नहीं होता। दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो आंसर है वो डिपेंड करता होता है एंगल पे।
आपको पता है अगर ये वेक्टर 10 है ए, दूसरा वेक्टर बी वो भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, जवाब 20 आएगा। अगर आपका वेक्टर ये कितना है 10 है, दूसरा वेक्टर इस तरफ नहीं है बल्कि इसके अपोजिट है, ये भी 10 है, तो आंसर 0 आएगा। आपको पता है ये 10 और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तो 10 और 10 मिलाने से आंसर हो सकता है 12 आ जाए। अगर ये वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर मिलाने से आंसर आ सकता है 15 आ सकता है। तो दो वेक्टर को जमा करने से जो आंसर आता है वो सीधा सीधा नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उसी हिसाब से आंसर आता होता है। स्टोरी समझ आ गई? तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होते, दोनों का एक ही एंगल होता, तो फिर बेटा 230 और 230 460 आता। हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक वेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं, इसका सारा बिहेवियर उस तरह है। तो इस कॉइल के अगर वोल्टेज का फेजर यानी इसका जो वेक्टर है इस तरफ है, दूसरी कॉइल के वोल्टेज का फेजर इस तरफ नहीं होता, इससे 120 एंगल आगे होता है। तो फिर बेटा इनका जो रिजल्टेंट होता है वो 240 नहीं बनेगा। सर जी रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे? तो बेटा ये 11वीं क्लास का फार्मूला है। दो वेक्टर को जब जमा करते हैं तो बेटा उसका फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ दो वेक्टर को जमा करने का। वो ये होता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, यानी पहला वेक्टर क्या है 230 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर क्या है 230 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे आता है -2 इंटू पहला वेक्टर 230 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाता है दूसरा वेक्टर 230 मल्टीप्लाई बाई आता होता है कॉज ऑफ थीटा। पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर -2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है दोनों कॉइल्स के 230 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 230 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 230 का स्क्वायर, कास कितना है 180, यहाँ पे आ जाएगा कास आ जाएगा 120, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट मान ले तो ये आ जाएगा। जब ये सारा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको इसका बता देता हूँ, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 230 का स्क्वायर 230 दूसरा 230, यहाँ पे कास 120 पुट करें, इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आंसर बेटा ये आपके पास आएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो रही हो, आई होप नहीं गलती हो रही होगी, सिंपल जमा कर सकते हैं। तो जो बेटा यहाँ से आंसर आता है, ये आंसर आता है हमारे पास 398.76। तो दोनों कॉइल्स के जो रिजल्टेंट वोल्टेज हैं वो 398 बनते हैं, क्योंकि हम इसको एक वेक्टर की तरह कंसीडर करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं 400 वोल्ट। तो इस तरह बेटा इसका जो आंसर है 400 वोल्ट आता है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।